चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो कल हम बात की हमने कि क्वेश्चन जेंडर स्टडीज के अंदर हमारे पास एक है कि हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन, हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन मेन एंड वुमेन। तो इस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए कल हमने जिस मॉडल के ऊपर बात की वो मॉडल था आपका लिबरल फेमिनिज्म। क्लियर होगी बात? अब लिबरल फेमिनिज्म के पर्सपेक्टिव से हमें पता चला कि औरत और मर्द के दरमियान जो इनइक्वालिटी है, जो एक इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप है, नंबर 3 खवातीन की जो अंडर रिप्रेजेंटेशन है इन पॉलिटिक्स, इन जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, इवन ईच एंड एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, उसकी प्राइमरी रूट कॉज क्या है? उसकी प्राइमरी रूट कॉज हमने कल आइडेंटिफाई की कि वो क्या है? वो है कि मर्दों और औरतों को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि कोई भी जो टास्क है, कोई भी जो जॉब है, उसके लिए दोनों को जो मौके हैं वो क्या है? वो बराबर के नहीं मिलते। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पब्लिक स्फीयर है उसके अंदर जो मेल डोमिनेंस है वो आपको नजर आती है। और दूसरी तरफ जो डोमेस्टिक लाइफ है, जिसको हम प्राइवेट स्फीयर कहते हैं, उसके अंदर हमें ज्यादातर जो डोमिनेंस है या जो ज्यादा वो एरिया है, वो खवातीन जो है वो हमें उसके अंदर जो है वो नजर आती है। अब दोबारा से जो टेक्निकल बात है वो यही है कि सवाल एक ही है। सवाल क्या है? सवाल वही है कि हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द मेल एंड फीमेल। लेकिन उसका एक जवाब कल हमें मिला, जो किसने दिया जी? हमें लिबरल फेमिनिज्म ने। और आज हम एक और स्कूल ऑफ थॉट के पास जा रहे हैं सेम क्वेश्चन लेकर कि उनके करीब मर्द और औरत के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम कैसे देखेंगे, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर होगी बात? तो कल भी बात हुई कि आपने जो अपनी पर्सनल ओपिनियन है उसको हमने अभी तक इतनी वेटेज नहीं देनी जितनी वेटेज हमने देनी है कि जो पर्टिकुलर लेंस, जो पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट है, उसकी क्या राय है कि वो कैसे देखते हैं कि मर्द और औरत के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके से। तो जैसे कि मैंने पहले भी कल भी बात की कि जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो वहां पर हमने ये थेरीज जो है ये किसी न किसी हवाले से डिस्कस की होती हैं। तो इसीलिए फिर मैं सबसे पहले जो है जी अब्दुल्ला, लिबरल फेमिनिज्म जो है वो अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। वो मैंने कहा ना कि ये हमारे जो लेक्चर्स हैं, दीज आर ओनली द ओरिएंटेशन लेक्चर्स टू मेक यू फेमिलियर, टू मेक यू कंफर्टेबल विद। अभी दोबारा इनके ऊपर जो है हमारा लेक्चर वो होगा जिसमें हम और फर्दर डिटेल में बात करेंगे। क्लियर होगी बात? आज हम जी बात करने जा रहे हैं मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के ऊपर। ये आपका दूसरा मॉडल है, दूसरी थ्योरी है लिबरल फेमिनिज्म, और उसके बाद मार्क्सिस्ट या सोशलिस्ट फेमिनिज्म। अब इनको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मार्क्सिज्म जो है वो क्या है, एंड देन वी विल रिलेट इट विद द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव और द फेमिनिस्ट थॉट। अब अगर हम सबसे पहले मार्क्सिज्म की बात करते हैं तो मार्क्सिज्म जो है वो 4 से 5 बड़े प्रिंसिपल्स हैं, उनके ऊपर क्या करता है? स्टैंड करता है। सबसे पहली बात, जो मार्क्सिस्ट हैं या जो कार्ल मार्क्स हैं वो समझते हैं कि जो रियलिटी है वो आइडिया नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि जो असल हकीकत है, यानी कि इस कायनात की जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है? वो मैटर है। वो क्या है? मैटर है। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक छोटी सी चीज है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जो ह्यूमन लाइफ है उसके बहुत ज्यादा जी ह्यूमन लाइफ जो है उसके बहुत ज्यादा क्या है? एंगल है, उसके बहुत ज्यादा
जो है वो उसकी डोमेन्स हैं, बहुत ज्यादा उसके पर्सपेक्टिव्स हैं। मिसाल के तौर पर बीइंग ह्यूमन, हमें पॉलिटिक्स के साथ भी हमारा रिश्ता है। वी आर अटैच्ड विद कल्चर, वी आर अटैच्ड विद सम सॉर्ट ऑफ सोसाइटी। कोई ना कोई रिलीजियस बिलीफ वो भी हमारे साथ अटैच है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम किसी न किसी इकोनॉमिक मॉडल के साथ, हम किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ, किसी न किसी कैपेसिटी में, बतौर लेबर, बतौर ऑनर, बतौर जॉब होल्डर, ठीक है, कहीं ना कहीं हवाले से हम क्या हैं, हम अटैच्ड हैं इकोनॉमी के साथ। मार्क्स जो है उसके कहने का ये मतलब है कि अगर इंसान की जिंदगी को इन सारी चीजों को कंपेयर किया जाए तो जो ड्राइविंग फोर्स है, जो इंजन है, जो बेसिक है, जो बिल्कुल बुनियाद है हमारी जिंदगी को चलाने की, वो क्या है? वो है जी इकोनॉमी। तो उसके करीब जब वो वर्ड यूज कर रहा है मैटर, तो मैटर से क्या मुराद है? फिलोसॉफिकली स्पीकिंग दो मीनिंग लिखने हैं आपने मैटर के। एक इसका फिलोसॉफिकल मीनिंग लिखने, और एक इसका हमने पॉलिटिकल एंड सोशल मीनिंग लिखना है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि इसका फिलोसॉफिकल मीनिंग है, तो तब हम बात कर रहे हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर हर वो चीज होती है जो टेंजिबल होती है, जो फिजिकल होती है, जिसका वजन होता है, मैस होता है, जगह घेरती है। ऐसी सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। और जब हम इसकी सिंपल इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं, पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं, तो फिर मैटर से मुराद क्या है? मैटर से मुराद है इकोनॉमी। मैटर से मुराद है मोड ऑफ प्रोडक्शन। मैटर से मुराद है कैपिटल। मैटर से मुराद है लेबर। मैटर से मुराद है एपिटाइट, भूख। मैटर से मुराद है पेट। मैटर से मुराद है जितने भी हमारे मुआशी जो एंगल है, हमारी जितनी भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, वो सारी की सारी, उनको हम क्या कहते हैं? मैटर है। तो यहां से हमें थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हमें ग्लिम्प एक मिला है। और वो क्या मिला है कि मार्क्स बहुत ज्यादा जो फोकस है वो किसके ऊपर करने जा रहा है? वो इकोनॉमी के ऊपर जा रहा है। तो यहां से ही आप अपना माइंड मेकिंग शुरू कर देते हो कि जो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है उसने आगे चल के जो भी बातें करनी है, वो बातें कहीं ना कहीं, वो बातें जो है वो कहां जुड़ी होंगी? वो इकोनॉमी के साथ जुड़ी होंगी। क्लियर होगी बात? दूसरी चीज जो आपको यहां पर क्लियर होनी चाहिए वो है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। जी, तो इसको अंडरस्टैंड करेंगे हम। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, तो मटेरियलिज्म की बात हमने कर ली कि इट इज द इकोनॉमी, इट इज द मोड ऑफ प्रोडक्शन, इट इज द प्रोडक्शन, इट इज द कैपिटल। तो ये इतना इंपॉर्टेंस है कि मार्क्स कहता है कि जो इंसानी तारीख है, जो ह्यूमन हिस्ट्री है, जो हमारी मूवमेंट है लाइफ की, डेली बेसिस पे जो हम कर रहे हैं, और इवन जो पास्ट है हमारा, वो भी क्या है? बेसिकली वो हिस्ट्री आइडियाज की नहीं है, वो हिस्ट्री आइडियोलॉजीज की नहीं है, वो हिस्ट्री कोई रिलीजियस बिलीफ्स की नहीं है। बेसिकली इंसान की तारीख किसकी तारीख है? इंसान की तारीख मादे की तारीख है। इंसान की तारीख जो है वो क्या है? वो मैटर की तारीख है। इंसान की तारीख प्रोडक्शन की तारीख है। इंसान की तारीख मादी वसाइल की तारीख है। इंसान की तारीख लेबर और कैपिटलिस्ट की तारीख है। इंसान की तारीख लैंड, मशीन, ठीक है, ये जितनी भी चीजें जिनका ताल्लुक किसके साथ है? इकोनॉमी के साथ है। इंसानी तारीख इनकी तारीख। ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ मैटर। और इसी बुनियाद पर मार्क्स ने जो इंसान की तारीख है उसको तीन बड़े हिस्सों में तकसीम किया है। किसकी बुनियाद पर? मादे की बुनियाद पर। किसकी बुनियाद पर जी? मैटर की बुनियाद पर। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि इंसान को हम बड़े आराम से तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। हंटर इरा,
एग्रेरियन इरा और इंडस्ट्रियल इरा। तो इसको समझने के लिए बड़ा आसान है कि अगर हम बतौरे मुसलमान इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें पढ़ाया जाता है कि एक वो तारीख है जो 700 जो इस्लाम के आने से पहले की है, यानी कि प्री इस्लाम हिस्ट्री, और उसके बाद की हिस्ट्री को हम क्या कहते हैं, पोस्ट इस्लाम हिस्ट्री। तो जब आपने मजहब के तनाजुर में तारीख देखी तो आपने क्या मेन चीज देखी कि हमारे मजहब आने से पहले की तारीख और मजहब आने के बाद की तारीख। मार्क्स तारीख को कैसे दे रहा है, मादे की बुनियाद पर, मैटर की बुनियाद पर, किसकी बुनियाद पर, इकोनॉमी की बुनियाद पर। तो उस बुनियाद पर वो कहता है कि हम इंसान की जो तारीख है उसको क्या कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तब जाकर तो हमें पता चलेगा कि इंसानी तारीख बेसिकली किसकी तारीख है, मादे की तारीख है। फॉर एग्जाम्पल हंटर इरा में वो कहता है इंसान हंटिंग करता है, एग्रेरियन इरा में इंसान एग्रीकल्चर करता है, ठीक है, और इंडस्ट्रियल इरा जो है उसके अंदर इंसान क्या करता है, इंडस्ट्री, मशीन से प्रोडक्शन लेता है। तो आप ये तीनों लफ्ज देखेंगे ना, तो ये तीनों वर्ड जो हैं ये ना तो कोई मजहब है, ये तीनों वर्ड्स ना कोई सोशल या कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये तीनों वर्ड्स ना कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, बल्कि ये तीनों वर्ड्स का ताल्लुक किसके साथ है, इकोनॉमी के साथ है, हमारी प्रोडक्शन के साथ है। क्लियर होगी बात। नंबर 3, मॉड ऑफ प्रोडक्शन। मॉड ऑफ प्रोडक्शन, मॉड ऑफ प्रोडक्शन से क्या मुराद है, जी मॉड ऑफ प्रोडक्शन, मॉड ऑफ प्रोडक्शन से हमारी मुराद है वो तमाम मीन्स, वो तमाम जरिए, वो तमाम मेथड्स जिनको हम इस्तेमाल करते हैं किसके, वो तमाम टूल्स जिनको हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, अपनी पैदावार को, प्रोडक्शन को क्या करने के लिए, हासिल करने के लिए। बड़ी सादा बात है, मैं अभी की बात करूंगा, जो हमारा आजकल इरा चल रहा है उसको हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल इरा। तो अगर इंडस्ट्री को चलना है, जी अगर इंडस्ट्री को चलना है तो उसको क्या चाहिए, उसको सबसे पहले चाहिए मशीन जो क्या करे, प्रोडक्शन करे। इंडस्ट्री को चलना है उसको टेक्नोलॉजी चाहिए, इंडस्ट्री को चलना है उसको सरमाया चाहिए जिसको आप कैपिटल कहते हैं। इंडस्ट्री को चलना है तो उसको हम क्या कह रहे हैं कि उसके लिए हमें चाहिए जी लेबर। तो ये जितने भी वर्ड्स मैंने बोले हैं, खा वो लेबर का वर्ड है, खा वो कैपिटल का वर्ड है, खा वो जो है वो मशीन का वर्ड है, खा वो अपना जो है टेक्नोलॉजी का वर्ड है, ये सारे वर्ड जो है ये सिर्फ एक ही बात बयान कर रहे हैं कि वो सारे जरिए हैं जिनके थ्रू इंसान क्या हासिल करता है, पैदावार हासिल करता है। अगर हम एग्रीकल्चरल एरा में जाएं, यानी कि एग्रीकल्चर से जब पैदावार लेते हो आप, ठीक है, तो आप में से जितने लोग भी जो हैं वो गांव से ताल्लुक रखते हैं उनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि अगर एग्रीकल्चर को एग्जिस्ट करना है तो उसके लिए प्राइमरी चीज क्या है कि आपके पास लैंड का होना जरूरी है। तो एग्रीकल्चरल जो हमारा टाइम है उसके अंदर हम मॉड ऑफ प्रोडक्शन किसको कह रहे हैं, लैंड को कह रहे हो। उसके बाद आपको प्लो चाहिए जिससे आपने जमीन को क्या करना है, टिल करना है, उसकी टिलिंग करनी है, उसको आपने खोदना है और उसके अंदर आपने बीज जो है उनको क्या करना है, फर्टिलाइजेशन के लिए डालना ही डालना है। तो ये सारी चीजें बेसिकली मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको किसकी जी, मॉड ऑफ प्रोडक्शन की। तो मॉड ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, वो मीन्स, वो टूल्स, वो टैक्टिक्स जिनके थ्रू इंसान क्या करता है, अपने लिए पैदावार हासिल करता है। क्लियर होगी बात जी। तो ये है आपका मॉड ऑफ प्रोडक्शन। और नंबर 4, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, जी मार्क्स कह रहा है, जी मार्क्स कह रहा है कि हमारी जो लाइफ है उसमें बतौर इंसान हमारे बहुत सारे रिश्ते हैं, हमारी बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बायोलॉजी की बुनियाद पर कहूं कि आप कौन हैं, तो बायोलॉजी की बुनियाद पर आप ये कहेंगे कि मैं XX हूं या XY हूं, यानी कि मेरी आइडेंटिटी क्या हो गई, या मैं मेल हूं और या मैं फीमेल हूं। दूसरी बात,
अगर हम आपको कल्चर की बुनियाद पर कहें कि आप कौन हैं, तो आप कहेंगे जी कि मेरा ताल्लुक जो है वो सिंध से है, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है, मेरा ताल्लुक पंजाब से है। तो आप फ्रॉम द एथनिक और द कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू आपकी शनाख्त क्या होगी? आप पंजाबी हो सकते हैं, आप सिंधी हो सकते हैं। क्लियर होगी बात? उसके बाद नंबर 3, अगर मैं आपको कहूं कि पॉलिटिकली आप बताएं कि आपकी क्या शनाख्त है, तो आप में से जो बच्चे जमहूरियत को पसंद करते होंगे वो कह देंगे जी कि मैं पॉलिटिकली आई एम अ डेमोक्रेट। जो बच्चे अथॉरिटेरियनिज्म को पसंद करते होंगे, डिक्टेटरशिप को पसंद करते होंगे, वो कह सकते हैं कि जी पॉलिटिकली आई एम जो है वो आई लाइक अथॉरिटेरियनिज्म। ठीक है, या मेरी शनाख्त क्या है कि आई इंडोर्स मोनार्की, आई एम अ मोनार्किस्ट। जो भी आपकी पहचान है वो करेंगे। क्लियर होगी बात? उसके बाद चौथी चीज, कास्ट। आपसे क्यों पूछता है कि बाय कास्ट जो है वो आप कौन है, तो जाहिर बात है सोसाइटी में शनाख्त के लिए कास्ट एग्जिस्ट करती है। तो आप बताएंगे जी कि मेरी ये कास्ट है, मेरी ये कास्ट है। मार्क्स कहता है मुआशरे में ये जितनी भी आपको आइडेंटिटीज मिली है, खा वो बायोलॉजिकल आइडेंटिटीज है, खा वो कल्चरल आइडेंटिटीज है, खा वो पॉलिटिकल आइडेंटिटीज है, वो कहता है ये मैटर ही नहीं करती, इनका कोई फायदा नहीं है, ये सब सेकेंडरी है। असल शनाख्त आपकी क्या है, असल पहचान आपकी क्या है? वो कहता है जो असल पहचान है, जो असल आपकी शनाख्त है, वो बेसिकली वो शनाख्त है जिसका ताल्लुक किसके साथ है कि आप पैदावार के अंदर, पैदावार के साइकिल के अंदर आप कहां खड़े हैं। ये मैटर नहीं कर रहा मार्क्स को कि आपका नाम असलम है, आप डेमोक्रेट हैं, आप पंजाबी हैं, आप सिंधी हैं, ठीक है, या आप मुसलमान हैं, या आप क्रिश्चियन हैं। ये वो कहता है जितनी भी शनाख्त है ये क्या है, ये सेकेंडरी नोयत की है। प्राइमरी शनाख्त कौन सी है कि पैदावार, प्रोडक्शन, उसके अंदर आप कहां खड़े हैं। तो पैदावार के अंदर हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। कास्ट में तो बहुत ऑप्शंस है ना, इलाकों में भी बहुत ऑप्शंस हैं कि आप पंजाब में नहीं रहते तो सिंध में रहते हैं, वहां से ट्रेवल कर सकते हैं, हर तरह की आप अपना नाम बदल सकते हैं, ठीक है ना, आप अपना मजहब बदल सकते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज है वो कहता है जो आपकी जिंदगी को डिफाइन कर रही है, और वो ये है कि आप मुआशियत के एतबार से कहां पर खड़े हो। तो मुआशियत के एतबार से हम 3 कैटेगरीज में आते हैं जो कि रूटीन में आप लोगों ने सुनी भी हुई है और उनके ऊपर हम बात भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब ये कहा जाता है कि फलां शख्स एलीट क्लास से ताल्लुक रखता है, इसका मतलब क्या है कि वो मजदूर नहीं है, बल्कि वो अपनी फैक्ट्री का, अपनी प्रोडक्शन यूनिट का क्या है, मालिक है। तो जब आप कहते हो जी मैं लोअर क्लास से ताल्लुक रखता हूं, तो पैदावार के एतबार से सोचे तो आप क्या होंगे, आप लेबर होंगे ना, किसी न किसी, आप सुपरवाइजर हैं, आप लेबर हैं, मजदूर हैं, कुछ भी हैं, लेकिन आपकी शनाख्त क्या होगी, बतौर लेबर। और आजकल तीसरी क्लास की भी बात होती है जिसको आप क्या कहते हो, मिडिल क्लास। तो मार्क्स ये तीसरी क्लास को भी इतनी जहमत नहीं देता, वो बेसिकली 2 ही रिश्ते देखते हैं सोसाइटी में, आपके 2 ही रिश्ते, ब्लड का रिश्ता, मजहब का रिश्ता, सियासत का रिश्ता, कल्चर का रिश्ता, ये सारे पीछे रह जाएंगे। तो प्राइमरी चीज क्या होगी, प्राइमरी चीज होगी कि आप मुआशी एतबार से कहां खड़े हैं। तो मुआशी एतबार में आप 2 जगह पर ही खड़े हो सकते हैं, या आप किसी फैक्ट्री में काम करने जाते हैं, या आप उस फैक्ट्री के मालिक हैं। तो ये दोनों चीजें क्या हैं, ये आपके रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि सोसाइटी में इस तरह के रिलेशंस क्रिएट हुए, जो क्रिएट किसने किए जी, इकोनॉमी ने किए हैं, प्रोडक्शन ने किए, यही वजह है ना, और तो कोई वजह नहीं। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट सवाल ये पैदा होता है कि ये जो रिलेशंस हैं, ये सबसे अहम पॉइंट है जी, क्या ये रिलेशंस कॉन्सेंट की बुनियाद पर हैं या कोहर्जन की बुनियाद पर है। तो अगर हम कैपिटलिज्म के, लिबरलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जॉब्स ओपन होती हैं, हम लोग सीवी लेकर वहां क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं, हमारे इंटरव्यूज होते हैं, और उसके बाद वो क्या कहते हैं जी, ये फलां बंदा है, इसको हमने बतौर सुपरवाइजर, यूनिट इंचार्ज, जनरल मैनेजर उसके तौर पर क्या कर लिए, हायर कर लिए, और बदले में आपको क्या मिलती है,
सैलरी मिलती है, इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो कैपिटलिज्म के पर्सपेक्टिव से, लिबरल फेमिनिज्म के पर्सपेक्टिव से, ये जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिश्ता है ये किसकी बुनियाद पर है? कॉन्सेंट की बुनियाद पर। क्योंकि कैपिटलिस्ट कहता है मैंने कनपटी पर बंदूक रख के आपको अपनी फर्म में काम करने के लिए मजबूर नहीं किया, तो लिहाजा आप ये जो भी कर रहे हो ये किस बुनियाद पर कर रहे हो? अपनी मर्जी से और अपनी विल से और अपनी कॉन्सेंट से कर रहे हो। लेकिन मार्क्स जो है वो इस आर्ग्यूमेंट को बाय नहीं करता। वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो लेबरर है ना, जो जॉब लेने आया है, उसको आपने जॉब कितने की देनी है? लेट से 15,000 की। और जो फैक्ट्री की मलकियत है या जो फैक्ट्री का मालिक है उसकी जो दौलत है वो हो सकता है वो कितनी हो? वो 1,100,000 के वो इतनी हो। तो वो कहता है कि जब इन दोनों लोगों के दरमियान रिलेशन कायम होगा, जब इन दोनों लोगों के दरमियान रिलेशन कायम होगा, तो कहने को ऊपर सुपरफिशियली देखोगे तो वो रिलेशन किस बुनियाद पर है? कॉन्सेंट की बुनियाद पर है। लेकिन वो कहता है कि जिसको 15,000 की जॉब चाहिए, ठीक है, वो क्या करेगा? वो आपकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, जो भी आपका वर्किंग एनवायरनमेंट होगा, जिस तरह का भी आप उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेंगे, वो उसको क्या करेगा? कबूल करेगा। क्योंकि वो पोर है, उसके पास चॉइस नहीं है, ठीक है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो? आप उसकी मजबूरी को, उसकी गुर्बत को और उसकी जो भी स्किल है उसको क्या कर रहे हो? बेसिकली आप उसकी क्या कर रहे हो? कोहर्जन कर रहे हो, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो। उसकी वजह है कि काम आपने उससे लेना है 5 करोड़ का, पे आपने उसको कितना करना है? 15 के। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रिश्ता जो ऊपर ऊपर से नजर आता है कि ये कॉन्सेंट की बुनियाद पर है, ये कॉन्सेंट की बुनियाद पर नहीं, बल्कि ये किस बुनियाद पर है? कोहर्जन की बुनियाद पर है। तो जब ये कोहर्जन की बुनियाद पर है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि सोसाइटी में जो दो तबके बन रहे हैं, एक वो तबका जो क्या कर रहे हैं? जो मालिक है, मैं बार बार ये वर्ड बोल रहा हूं, जिसकी फैक्ट्री है। एक वो तबका और एक वो तबका जो उसकी फैक्ट्री में क्या करने आता है? काम करने आता है। इन दोनों को हम क्या कह रहे हैं? कैपिटलिस्ट क्लास वर्सेस लेबर क्लास। तो वो कहता है कि इन दोनों के दरमियान जो लोग आपको ये चूरन देते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो रिश्ता होता है वो बराबरी की बुनियाद पर होता है, इन दोनों के दरमियान जो रिश्ता होता है वो मर्जी की बुनियाद पर होता है, इन दोनों के दरमियान जो रिश्ता होता है वो दोनों घरों के बामी फायदे के लिए होता है, तो ये क्या है? ये एक इल्यूजन है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अनइक्वल्स के दरमियान कभी भी इक्वल रिलेशनशिप नहीं हो सकता। अनइक्वल्स के दरमियान कभी भी रिलेशनशिप ऑफ कॉन्सेंट क्रिएट हो ही नहीं सकता। क्लियर होगी बात? तो इसीलिए वो कहता है कि इन दोनों के दरमियान जो रिश्ता है, इन दोनों के दरमियान जो रिश्ता है, जो रिलेशन है, वो कोहर्जन का रिलेशन है, और नंबर 2 वो पावर रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है जी? पावर रिलेशन है। तो पावर रिलेशन से क्या मुराद होता है? पावर रिलेशन से मुराद होता है कि एक एक्टर, एक किरदार हमेशा दूसरे किरदार को क्या करेगा? डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? पावर रिलेशन से क्या मुराद होता है? कि इट इज नेसेसरी कि एक तबका दूसरे तबके को क्या करेगा? डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। तो यहां तो बड़ा आसान नहीं लग रहा? क्या 1,000 के 100,000 के और 15 के का आपस में कोई कंपैरिजन है? कोई कंपैरिजन नहीं है। सो दैट इज वाई मार्क्स कह रहा है कि इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है? वो पावर रिलेशन है, वो कोहर्जन का रिलेशन है। और इसी वजह से वो कहता है कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो लेबर क्लास को क्या करती है? एक्सप्लॉइट करती है। उनकी लेबर को, उनके टैलेंट को, उनकी मेहनत को, उनकी क्रिएटिविटी को अपने जाती फायदे के लिए, अपने प्राइवेट प्रॉफिट के लिए क्या करती है? इस्तेमाल करती है। क्लियर हो रही है बात? ये जो लेबर क्लास है इनका प्राइमरी मोटिव क्या है? अपने वेजेस को बढ़ाना। और इनका प्राइमरी मोटिव क्या है? अपने प्रॉफिट को क्या करना?
इंक्रीज करना। तो इन शॉर्ट लास्ट वर्ड इसके ऊपर बोल रहा हूं कि जो लेबर क्लास की एफर्ट है, लेबर क्लास का टाइम है, लेबर क्लास की क्रिएटिविटी है, उनकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, वो सारी की सारी जो कैपिटलिस्ट है वो अपने प्राइवेट बेनिफिट के लिए, प्राइवेट प्रॉफिट के लिए, अपने सरमाए को, अपनी जायदाद को, अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। और सिर्फ इस्तेमाल नहीं कर रहा बल्कि वो क्या कर रहा है, वो एक्सप्लॉइट कर रहा है। वो क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है। क्लियर होगी बात? यहां तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है जी? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यहां तक हम क्लियर है? दो क्लासेस और उनके दरमियान नेचर ऑफ रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन कोहर्जन, पावर एंड एक्सप्लॉइटेशन। अब मेरा सिर्फ आपसे एक सिंपल सवाल भी है और इसकी बुनियाद पर हम अपने लेक्चर को जो वो आगे लेके जाते हैं कि इसके पास ये इख्तियार कहां से आया है, किसकी वजह से आया है जी? ये है हमारा सेंट्रल पॉइंट जहां से मैंने शुरू किया था ये बात, मोड ऑफ प्रोडक्शन। पैदावार किससे हासिल करते हैं? मोड ऑफ प्रोडक्शन से। तो मौजूदा जमाने में मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है? इंडस्ट्री, मशीन, टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है जो बंदा उसका ओनर होगा, जो बंदा उसका ओनर होगा और जो बंदा वहां पर क्या करेगा, वर्क करेगा, ये चीज डिफाइन करेगी कि आप कौन है। अगर आप ओनर हैं तो आप कैपिटलिस्ट हैं, और अगर आप वहां पर वर्कर हैं तो आप क्या हैं, लेबर हैं। तो कैपिटलिस्ट या ओनर जो होगा वो क्यों ओनर है? क्योंकि वो क्या है, वो उसका मालिक है। वो जायदाद, वो जगह, वो फैक्ट्री, वो टेक्नोलॉजी उसकी क्या है, मलकियत किसके पास है, उसके पास है। क्लियर हो रही है बात? और ये बेचारा जो है इसका ये स्टेटस क्यों है, इसलिए है बिकॉज ये उसका मालिक नहीं है। तो ये सारी जो डिबेट है इसको मैं एक वर्ड के अंदर सम अप कर रहा हूं कि मार्क्सिज्म कहता है कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है, चूंकि उसके पास क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी की प्राइवेट ओनरशिप है, उसके पास क्या है, प्रॉपर्टी की, मोड ऑफ प्रोडक्शन की क्या है, ओनरशिप है। इस ओनरशिप की वजह से इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इम्बैलेंस्ड है। इस प्रॉपर्टी की वजह से कैपिटलिस्ट क्लास लेबर क्लास को एक्सप्लॉइट करती है। इस प्रॉपर्टी की बुनियाद पर मुआशरा दो तबकों में क्या होता है, तकसीम होता है। एक तबका जो है वो हैव्स है और एक तबका हैव नॉट्स है। एक तबका जो है वो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं और दूसरे तबके की एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। एक तबका जो है वो डोमिनेंट है, एक तबका जो है वो एक्सप्लॉइटेटिव है। और इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है, वो अनइक्वल है, इम्बैलेंस्ड है, ठीक है। और कोहर्जन, पावर एंड एक्सप्लॉइटेशन के ऊपर जो है वो क्या करता है, वो बेस करता है। क्लियर हो गया? और भी डिटेल में बात हो सकती है, ठीक है, लेकिन हमने मार्क्सिज्म को समझा है ताकि हमें मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म जो है वो क्या है, वो हमें बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाए। क्लियर हो गया जी? तो आई होप कि मार्क्सिज्म की हद तक जो है वो किसी स्टूडेंट को इशू नहीं है। और अगर आप ऑलरेडी पोल साइंस के अगर स्टूडेंट हैं तो फिर आपको ये क्या लग रहा है, बहुत इजी लग रहा है। और अगर आप पोल साइंस के स्टूडेंट नहीं भी हैं, ठीक है ना, आपने जेंडर स्टडीज आइसोलेशन में रखा हुआ है या आपका ऊपर फिजिक्स है, आईआर है, केमिस्ट्री है, कुछ भी है, तो ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये इंडिपेंडेंटली भी हमें अब क्या आने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल हैं, ताकि हमें इनके साथ आगे हम इनकी एप्लीकेशन जो है उसको अंडरस्टैंड कर सके। क्लियर हो गया जी? अभी फेमिनिज्म की बात नहीं की मैंने, अभी सिर्फ मार्क्सिज्म पढ़ाया है। अभी फेमिनिज्म जो है वो अब हम इसके साथ अटैच करेंगे। अच्छा जी, तो
जी पारस, मार्क्सिस्ट अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो कैपिटलिस्ट क्लास है ही इस वजह से, बिकॉज उसने क्या ले ली है, ऑनरशिप ले ली है, ऑनरशिप उसके पास है। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग देम द कैपिटलिस्ट क्लास। डन हो गया जी। अब जो फेमिनिस्ट हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने मार्क्स ने ये जो पर्सपेक्टिव आपको प्रोवाइड किया, इन्होंने क्या कहा कि यार ये इतना जबरदस्त पर्सपेक्टिव है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, मर्द और औरत के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको बताने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और उन्होंने यूज किया। फॉर एग्जाम्पल, पहली चीज जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया वो ये किया, उन्होंने कहा कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी की बुनियाद पर, प्राइवेट प्रॉपर्टी की बुनियाद पर मुआशरे को मार्क्स ने कितने हिस्सों में तकसीम किया है, 2 हिस्सों में। यहां पर कौन है, कैपिटलिस्ट है, और दूसरी तरफ कौन है, लेबर क्लास है। तो इन्होंने कहा ये भी एक क्लास है और ये भी क्या है, एक क्लास है। तो इन्होंने कहा अगर हम मार्क्स को सही समझें तो सारे फसाद की जड़ क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी की मलकियत। इन्होंने अपने इर्द गिर्द नोटिस किया तो इनको पता चला कि असल में जो प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा है ना, वो सिर्फ आपकी कैपिटलिस्ट क्लास का नहीं है। आगे से मसला ज्यादा खतरनाक ये है कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसकी ज्यादातर मलकियत किसके पास है, वो तो मेल के पास है और किसी एक आधे के पास नहीं है। अपने लेफ्ट देखा, अपने राइट देखा, सामने देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, साथ वाले कंट्री में देखा, उसके साथ वाले कंट्री, ऑब्जर्वेशन की ना। तो जब ऑब्जर्वेशन की तो उनको पता चला कि असल में जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसकी जो मलकियत है वो किसके पास है, वो किसके पास है जी, मर्दों के पास है। तो उन्होंने कहा इसी वजह से जो मर्द हैं वो औरतों को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है उन्होंने औरत को और मर्द को क्या देखा, एज अ क्लास, वुमेन एज अ क्लास और मेल एज अ क्लास। अब ये ऊपर याद रहे कि मार्क्स प्राइवेट प्रॉपर्टी की बुनियाद पर क्या कह चुका है, एक कौन होती है, कैपिटलिस्ट क्लास, और दूसरी कौन होती है, लेबर क्लास। तो अब प्राइवेट प्रॉपर्टी की मलकियत मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट ने किसको दे दी है, मेल को। तो मेल एज अ क्लास और वुमेन एज अ क्लास। तो उन्होंने कहा कि इन दोनों के दरमियान जो रिश्ता है क्या वो बराबर का है। अगर आज हम 2022 में ये पढ़ रहे हैं और ये डिस्कशन कर रहे हैं तो हम सारे लोग बतौर पाकिस्तानी इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पाकिस्तान की सोसाइटी में अभी तक भी या ओवरऑल दुनिया में भी आज भी मर्द और औरत के दरमियान जो रिश्ता है वो बराबर नहीं है। तो वो बराबर क्यों नहीं है, यही सवाल है ना जिसके पीछे हम लगे हुए हैं कि क्यों रिश्ता बराबर नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म ये रिश्ता इसलिए बराबर नहीं है क्योंकि सारे फसाद की जड़ है प्राइवेट प्रॉपर्टी, और प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो मलकियत है, जायदाद है, उसकी मलकियत किसके पास है, मर्दों के पास है। और मर्द क्या कर रहे हैं, बतौर क्लास, जिस तरह कैपिटलिस्ट क्लास लेबर क्लास को क्या कर रही है, एक्सप्लॉइट कर रही है, इसी तरह मेन एज अ क्लास, मेल एज अ क्लास क्या कर रहे हैं, ये औरत के साथ इनका जो रिलेशनशिप है वो किस बुनियाद पर है, वो एक्सप्लॉइटेशन की बुनियाद पर है। मर्द इसलिए पावरफुल है बिकॉज उसकी क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर ओनरशिप है। तो वो उस प्राइवेट प्रॉपर्टी की ओनरशिप को इस्तेमाल करके तो औरत के साथ जो अपना रिलेशन है उसको कौन सा रिलेशन बनाया हुआ है, पावर का रिलेशन बनाया हुआ। उसका जो रिलेशन है वो किस बुनियाद पर है, वो कोहर्जन की बुनियाद पर है, कॉन्सेंट की बुनियाद पर नहीं है। क्यों, क्योंकि जिस तरह वो लेबर क्लास डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर,
कैपिटलिस्ट क्लास के ऊपर इन्होंने कहा कि इसी तरह जो मर्द है उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी पर खुद कब्जा कर लिए और औरत को अपने ऊपर क्या बना लिया, डिपेंडेंट बना लिया। तो जब डिपेंडेंट बना लिया, डिपेंडेंट बनाया क्यों है? क्योंकि इनके पास किसकी मलकियत है, प्रॉपर्टी की, मोड ऑफ प्रोडक्शन की, जमीन की, जायदाद की, फैक्ट्री की, प्लॉट की, जितनी भी चीजें जिनको आप मोड ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हो, उनकी ओनरशिप जो है वो इनसे छीन के इन्होंने कहां रख ली है, अपने पास। सो मेन एज अ क्लास आर एक्सप्लॉइटिंग women as a class and the relationship between these two is unequal, imbalanced, asymmetrical power relation। और आपको पता है ना, पावर रिलेशन, याद रखिएगा ये जुमला लिख लें, पावर रिलेशंस आर ऑलवेज हायरार्किकल रिलेशंस। पावर रिलेशंस आर ऑलवेज हायरार्किकल रिलेशनशिप्स। तो हायरार्किकल रिलेशनशिप में क्या होता है, एक टॉप हायरार्की होती है, एक बॉटम हायरार्की, यानी कि ऊपर से नीचे को आप आते हो, बराबर नहीं होता। बराबर जो लाइन होती है वो ऐसे होती है, और हायरार्की कैसे एग्जिस्ट करती है, ऐसे एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब है इस हायरार्की में जो मेल है वो क्या कर रहा है, वो लीड कर रहा है, और फीमेल जो है वो एज अ टेल वो क्या है, वो काम कर रही है। जी, अब ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया, डन हो गया। अब आते हैं नंबर 2 पे। टॉप टू बॉटम होते। अच्छा, इन्होंने कहा सिर्फ इतना नहीं किया इन्होंने कि जी सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया और औरत के साथ एक एक्सप्लॉयटेशन की बेस पर रिश्ता कायम कर लिए, बल्कि इन्होंने ये कहा कि जो वुमेन हैं उनको बतौर क्लास, एज अ क्लास, याद रहे कि मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म औरतों को आइसोलेशन में नहीं देखती कि पाकिस्तान की औरतें, मगरिब की औरतें, अफ्रीका की औरतें, बल्कि दुनिया की जितनी भी औरतें हैं उनको वो क्या देखते हैं कि ये वुमेन एज अ क्लास है, यानी कि इनके मसले क्या हैं, सेम है, इनके प्रॉब्लम सेम है। क्लास वही होती है ना जिनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो वो कहते हैं कि दुनिया की सारी औरतें फिर क्या है, वो एक क्लास है, ऑप्रेस्ड क्लास है, और दुनिया के जितने भी मर्द हैं वो क्या हैं, वो रूलिंग क्लास है, वो कैपिटलिस्ट क्लास है, वो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं और एक्सप्लॉयटेटिव क्लास है। एनीवेज, दूसरी बात कि जब वुमेन एज अ क्लास, उन्होंने कहा सिर्फ ये नहीं कि मर्द और औरत दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, को एग्जिस्ट कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि इस चक्कर में इन्होंने क्या कहा है कि वुमेन एज अ क्लास क्या करेगी, डोमेस्टिकेशन करेगी। डोमेस्टिकेशन में कल भी मैंने बात की कि क्या शामिल है, कि उसका काम है खाना बनाना, उसका काम है बच्चे पालना, उसका काम है घरदारी को संभालना, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट ये भी मर्द का एक बहुत बड़ा ट्रैप है। भला क्यों? क्योंकि जब उसको मेन एज अ क्लास, जब उसको पब्लिक लाइफ में जाना है, यानी कि पॉलिटिक्स करनी है, यानी कि जायदाद बनानी है, यानी कि बाहर फैक्ट्री को चलाने जाना है, जितने भी काम करने हैं, तो उसकी ये जो बुनियादी जरूरतें हैं, ठीक है, कि उसको एक सेक्सुअल लाइफ चाहिए, उसको चिल्ड्रन चाहिए, उसको फूड चाहिए, उसको साफ सुथरा घर चाहिए, उसको कपड़े चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि मर्द ने अपनी जो ये बाहर की जिंदगी है इसमें सहूलत पैदा करने के लिए, क्या करने के लिए, सहूलत। बड़ा मजा है ना, आप घर जाएं, आपको जनाब खाना भी मिल रहा है, आपके बच्चे भी पल रहे हैं, आपको साफ साफ सुथराई मिल रही है, आप चौधरी हैं घर के, और आपको एक एक चीज जो है वो कहां से एंटरटेनमेंट हो रही है, यहां से एंटरटेनमेंट हो रही है। तो उसने कहा कि ये सिर्फ जायदाद पर कब्जा नहीं है, बल्कि उसकी अगली स्टेज भी है कि औरत को एक मखसूस किस्म का क्या दे दिया गया है, रोल दे दिया गया। और वो रोल इसलिए नहीं दिया कि मर्द को औरत से मोहब्बत बड़ी है, ठीक है ना, ये लव को नहीं मानते कि देयर इज नो लव विच कैन एग्जिस्ट बिटवीन मेल एंड
फीमेल, ये कहते हैं कि ये जो लव जिसको आपने कहा हुआ है ये बेसिकली रिलेशन ऑफ पावर है, ये लव नहीं है, ये रिलेशन ऑफ पावर है। तो लव का मतलब ये है कि औरत को आपने चूरन दे दिया कि मुझे तुमसे क्या है, मोहब्बत है, तो वो फिर जितने ये काम है वो कैसे करती है, मर्जी से करती है, अपनी खुश होके करती है, अपनी ड्यूटी समझ के, अपनी जिम्मेदारी समझ के करती है। लेकिन वो कहता है ये इल्यूजन है। क्यों? क्योंकि मर्द अगर ये सारे काम औरत से जब करवाएगा तो जब वो पब्लिक लाइफ में जाएगा तो वो बड़े आराम से, इजी होके, रिलैक्स्ड होके, फ्रेश होके जाके वो अपने लिए क्या करेगा, दोबारा पैसा कमाएगा। तो पैसे का मलकियत पहले किसके पास है, मर्द के पास है। तो वो कहेगा इसको तो कुछ मिलना नहीं है, इसको तो वही रोटी मिल रही है, घर के जो अंदर जो हर बंदा खाना खा रहा है वो भी इसको मिल रहा है, इसको इसमें से हिस्सा नहीं मिल रहा। लेकिन इसकी सर्विसेज को, इसकी मेहनत को, इसकी फैकल्टीज को मर्द इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी जायदाद को, दौलत को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को फर्दर क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। कैसे भला? जैसे कैपिटलिस्ट क्लास है, जैसे ये करती है। मार्क्स के मुताबिक ये जो आपको तनख्वाह मिलती है ना मंथली, जिसको आप कहते हैं मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खिदमात के बदले में क्या मिला है, तनख्वाह मिली है, मार्क्स कहता है ये तनख्वाह नहीं होती, ये पता क्या होता है, ये एक चूरन होता है। क्योंकि अगर ये घर जाएगा, रोटी खाएगा तो जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा, रात को छत भी चाहिए इसको, तो इसको हाउस अलाउंस भी दे दो, रात को एक सेफ जगह पर सोए, हेल्दी खाना खाए, और सुबह दोबारा कहां आए, फैक्ट्री आए, और आके आपके बिहाफ पर क्या करे, दौलत कमा के आपको दे। तो ये तनख्वाह इसलिए मिलती है। इसीलिए वो कह रहा है यहां पर कि जो विमेन है उनको कहा यह गया है कि जानू ये मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ये किस लिए कर रहा हूं, तुम्हारे लिए कर रहा हूं। वो कह रहा है ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा। जिस तरह ये कैपिटलिस्ट इसको तनख्वाह दे के उसको एक इल्यूजन दे रहा है ना, इसी तरह जो मर्द है वो अपनी कमाई हुई दौलत में से जो पैसे औरत के ऊपर लगा रहा है, वो कैसे लगा रहा है, वो इसलिए नहीं लगा रहा अगेन कि वो उसके साथ लव रिलेशनशिप कायम करके बैठा हुआ है, वो इसलिए दे रहा है ताकि ये मेरा ख्याल रखे, मेरे घर की जितनी भी डोमेस्टिक नीड्स हैं उनको पूरा करे, ताकि मैं कल को दोबारा बाहर जाऊं घर से और दोबारा जाके बाहर क्या करूं, काम करूं, दौलत इकट्ठी करूं, और अल्टीमेटली ओनरशिप तो किसके पास है, मर्द के पास है। तो अगर वो 100 रुपए कमा रहा है तो उसमें से 80-90 रुपए का जो फायदा है वो सिर्फ किसको हो रहा है, मर्द को हो रहा है। बाकी जो 10-20 रुपए हैं वो एज अ एक्सपेंस घर के अंदर क्या हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है। तो जब आपको मार्क्सिज्म समझ आ गया तो फिर मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म जो है वो मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा मुश्किल चीज नहीं रहती। क्लियर होगी बात? नंबर 3 मैरिज। अब ये आगे चल के हम बात करेंगे जब हम अपना डिटेल्ड लेक्चर देंगे, लेकिन यहां पर बतौर एक कॉन्सेप्ट एक बात करना जरूरी है जो इसको और फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। 2 तरह की मॉडल्स हैं, 3 तरह के मॉडल हैं, 4 तरह के मॉडल है शादियों के। एक मॉडल ये है कि एक मर्द ज्यादा औरतों से क्या कर ले, शादी कर ले। एक मॉडल ये है कि एक औरत ज्यादा मर्दों से शादी कर ले। और एक मॉडल है जिससे हम आज बात करेंगे और वो ये है कि एक मर्द एक औरत से क्या कर ले, शादी कर ले, जिसको आप क्या कहते हैं, हेट्रोसेक्सुअल या मोनोगैमी या हेट्रोसेक्सुअल जो मैरिज रिलेशनशिप है, जिसमें वन मैन मैरी करता है किसके साथ, वन वुमन। और पाकिस्तान में जो सबसे मशहूर फॉर्म है मैरिज की, ठीक है, ओवरऑल खैर दुनिया में भी, लेकिन चूंकि अभी मैं आपको पाकिस्तान की बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर और एक्सेप्टेबल जो फॉर्म है वो कौन सी है, वो यही है कि रूटीन में जिस तरह होता है कि एक लड़का होता है, एक लड़की होती है और उनकी शादी कर दी जाती है, और फिर उसके बाद उनका जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो दूसरों के लिए कह लें, हराम का लफ्ज करना है तो वो कर लें, इलिजिटिमेट का करना है तो वो यूज कर लें। इन शॉर्ट कोई भी रिलेशनशिप है, कोई भी ट्रांजैक्शन है, अब वो किसके दरमियान होनी है, इन 2 लोगों के दरमियान होनी है। ऐसा ही है। तो आप अभी अपने आप से पूछ लें, खास तौर पर खवातीन, जितने भी बच्चे ऑनलाइन है या ऑन कैंपस है, आपको कभी इस चीज में अब नॉर्मेलिटी नजर आई है?
नथिंग इज अब नॉर्मल ना, नॉर्मल ऐसे ही होता है पूरी दुनिया में कि एक लड़का होता है और एक लड़की होती है, उनकी क्या हो जाती है, शादी हो जाती है और वो हंसी खुशी रहना शुरू कर देते। इवन दोनों तरफ से अगर कोई बेवफाई का एलिमेंट आ जाए तो एक दूसरे को मार भी सकते हैं, एक दूसरे से लड़ाई भी कर सकते हैं। ऐसा ही है ना कि तुमने मेरे साथ क्या कर लिया। और ये जुमले भी आपने सुने होंगे, मोहब्बत तो वहदानियत की तरह होती है, ठीक है, इसमें वो शिर्क नहीं होता। ये जुमला सुना होगा आपने, सुना हुआ कि नहीं सुना हुआ। मार्क्सिज्म बड़ी जबरदस्त चीज है, ये ना आपको ग्राउंड के ऊपर लेके जाती है। मार्क्स कहते हैं या मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट कहते हैं कि ये सबसे बड़ा ड्रामा है, इससे बड़ी जो चूरन है, इससे बड़ा इल्यूजन है, इससे बड़ी जो वो कहते हैं ना डिसेप्शन है, वो कोई और हो सकती नहीं। अब जिस चीज को आप क्या कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि ये तो बड़ी जबरदस्त है, ये तो बड़ी नॉर्मल है, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट ने क्या कह दिया कि ये तो तबाही का सारा जो असल जड़ है वो कहां, यहां पर छुपी हुई है। तो कैसे छुपी हुई है, अब इसको जरा देखते हैं। वो कहता है होता ये है कि प्रॉपर्टी किसके पास है, मैन के पास है। अब प्रॉब्लम यह कि मरना भी तो है, इधर मरना है, उसको फिक्र है कि मेरे मरने के बाद जो मेरी प्रॉपर्टी है उसका क्या बनेगा। इसीलिए वो क्या चाहता है कि मेरा, किसका, मेरा, किसी और का नहीं, मेरा अपना पर्सनल जो ब्लड है वो क्या करे, वो मेरी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करे। तो जब आपको अपनी प्रॉपर्टी को क्या करवाना है, इनहेरिट कराना है, तो आप किसी और को तो नहीं इनहेरिट करने देंगे। कभी हुआ है ऐसा जिंदगी में कि आपने अपने हमसाये को कह दिया चलो मैं मरने लगूं, ये 5 एकड़ तुम ले लो। आप क्या करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि जो बंदा मेरा ब्लड है वो ही आगे मेरी प्रॉपर्टी को क्या करे। तो जब आपने सिर्फ अपना प्योर बच्चा पैदा करना होता है ना, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शादी तो करनी पड़ेगी, लेकिन आपको शादी का कौन सा मॉडल अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपको शादी का मॉडल अडॉप्ट करना पड़ेगा जिसमें एक ही मर्द हो और एक ही औरत हो, यानी कि वो आप उसके प्राइवेट हस्बैंड है और वो आपकी प्राइवेट वाइफ है, यानी कि उसके अंदर कोई थर्ड बंदा, कोई मिक्सचर, किसी किस्म की कोई शराकतदारी वो आप कबूल नहीं करते। तो इसी वजह से आप क्या करते हैं, आप शानदार किस्म की एक मैरिज सेरेमनी होती है और उसके बाद आप लिख देते हैं कि ए वेड्स बी, हैप्पी एंडिंग हो गई। ये हैप्पी एंडिंग होती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर यहां पर पैदा कौन होगा, हेर, वारिस। समझ आ रही बात की। तो ये जो वारिस है, जिसको मर्द और औरत दोनों अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तुमने हमें औलाद जैसी जो नेमत है उससे क्या किया है, नवाजा है। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, ये जो औलाद जैसी नेमत से आपको नवाजा है, और आप अपनी बेगम को कह रहे होते हैं कि जानू दिस इज द बेस्ट थिंग यू कुड एवर गिव मी। ये सुनते हैं ना आप लोग अक्सर कि मेरी जो वाइफ है उसने सबसे खूबसूरत तोहफा मुझे क्या दिया है, कि उसने मुझे ये 2 खूबसूरत जो बच्चे हैं ये पैदा करके दिए। तो वो ये कहते हैं कि ये ना बीवी की मोहब्बत में मर्द ये कह रहा होता है, ना अपने बच्चों की मोहब्बत में ये कह रहा होता है। असल में जो उसको असल सुकून मिलता है ना, वो सुकून कहां से मिलता है कि मेरी जो जायदाद है जितनी मैंने इकट्ठी कर ली और करनी है, आज के बाद उसका एक लीगल, ये वर्ड लिख लीजिएगा, लीगल और लेजिटिमेट जो है वो वारिस वो मिल गया। मेन वर्ड है लेजिटिमेट का। अडॉप्टेड चाइल्ड को ना फिर भी मोहल्ले वाले भी कहते हैं ये बेगाने ही है, बेगाने बेगाने ही होते हैं। तो अडॉप्टेड चाइल्ड पे बंदा ट्रस्ट उतना नहीं करता जितना आप कहते हैं कि ये क्या है, ये मेरा ब्लड है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि ये जो कैपिटलिज्म या ओवरऑल जो सोसाइटी है उसके अंदर क्या है कि ये जो शादी का ये सिस्टम चलाया गया, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, ये इसलिए नहीं चलाया गया कि लव रिलेशन कायम करना था, या इसलिए नहीं चलाया था कि इससे कोई और पर्पस हासिल करना था। अगेन इसका मकसद क्या था कि मर्द क्या करना चाहता है
वो अपनी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको औरत के हाथ में नहीं देना चाहता, बल्कि वो उस औरत से एक बच्चा लेकर, मेल, खास तौर पर मेल हेयर, उसको लेके अपनी जायदाद को उसके नाम क्या करना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहता है। और इससे क्या होता है, इससे एक नस्ल से दूसरी नस्ल, दूसरी नस्ल से तीसरी नस्ल, और तीसरी नस्ल से चौथी नस्ल, और चौथी नस्ल से पांचवी नस्ल, और इसी तरह क्या होता है, तारीख जो है वो चलती रहती है। मर्द का प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा रहता है, और इसीलिए इन दोनों के दरमियान ये जो इतना बड़ा गैप है, ये फिर हमेशा हमेशा के लिए क्या है, ये जारी रहता है, कंटिन्यू रहता है, और इसके अंदर कोई भी किस्म की इंटरवेंशन जो है वो नहीं आ सकती। कैसे वारिस बने? आज तक पाकिस्तान में बीबियां फिर वारिस बनती क्यों नहीं है? ये तो फिर एक एक्सेप्शंस में है ना, ये तो एक्सेप्शंस में, मेजॉरिटी में आप देखेंगे ना, मेजॉरिटी में तो यही चल रहा है। आप देखेंगे कि जायदाद जो है वो अभी भी हमारे, खास जो पंजाब का हमारा कल्चर है उसमें तो यही है कि जो जमीन होगी वो बेटे के नाम ट्रांसफर हो जाएगी, और जो बेटियां हैं उनकी शादी करते हुए उनको जहेज और दीगर चीजें देके तो उनको कहा जाएगा जी कि ठीक है अब आपने अपना हिस्सा जो भी है वो उसको क्या कर लिया, ले लिया। और अगर औरत अपना हिस्सा मांगे तो फिर उसके बाद आपको पता है सिविल कोर्ट्स में अगर आप चले जाए तो 80% जो केसेस हैं वो किसके दरमियान है, वो बहन के और भाई के दरमियान है। या आगे बहन के बच्चे हुए तो उनको याद आ गया कि हमारे जो मामे हैं उन्होंने हमारी माँ के 25 एकड़ खाए हुए, तो वो फिर उसके बाद 20 सालों के बाद जाके तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो अपने मामों के ऊपर जो है वो सिविल केस कर देते हैं। ठीक है, और इसीलिए आप कभी भी जायदाद ट्रांसफर कराने जाएंगे ना, अपने जो विरासती जायदाद होगी, तो वहां पर इस तरह का सिस्टम है कि जो पटवारी है, कानूगो है, तहसीलदार है, वो मेक श्योर करते हैं, क्योंकि लोग झूठ बोलते हैं ना, जाके लोग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 भाई हैं, बहन कोई नहीं है, हालांकि बहनें 3 होती हैं। ठीक है, लेकिन वो इसलिए करते हैं क्योंकि अगर बहनों का बताएंगे तो फिर कानूनी तौर पर जो हिस्सा है वो किसको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो लोग क्या करते हैं, वो इन चीजों को छुपाते भी हैं, और इसकी बुनियाद पर या बहनों के साथ पहले ही कोई डील कर लेते हैं, और वो बहन सबसे फेवरेट हो जाती है जो सबसे पहले अपना हिस्सा अपने भाइयों के हक में क्या करती है, सरेंडर करती है। वो सारी जिंदगी भाई जो है वो फिर उसके ताबेदार रहते हैं, उसके साथ उसकी सुनते हैं, बिकॉज उसने क्या किया, उसने अपने हिस्से की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको गिव अप किया फॉर देयर ब्रदर, फॉर हर ब्रदर। जी, ये इल्यूजन है मैडम, ये बहुत बड़ा, आप ऑब्जर्वेशन करें, आपको बहुत बड़ी तादाद जो है वो ऐसी मिलने। तो ये जितनी भी फॉर्म्स हम डिस्कस कर रहे हैं ना, कि पहले दे देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, ये सारी अल्टीमेटली आप देखो तो फेवर किसको कर रही है, मेल को कर रही है। और वो मेल जो है वो कोशिश करता है कि प्रॉपर्टी के ऊपर उसका कब्जा जो है वो बरकरार रहे। क्लियर होगी बात? जी, जो सेंट्रल मेन जो वारदात का तरीका है हिस्टोरिकली चलता आ रहा है, एग्रेरियन, देखो ना, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन कब आया था, 10,000 बीसी में। कब आया? 10,000 बीसी में। और आज भी 2022 है, तो दुनिया के बहुत सारे मुल्क आज भी क्या है, एग्रेरियन है। तो जहां जहां एग्रीकल्चर है वहां पर अगर 4 बीवियां भी रखी है ना, ठीक है, तो वहां पर भी जो जायदाद है उसकी तरतीब बंदे ने की हुई है। वो ऐसा नहीं है कि वो 4 बीवियां करके तो चारों को हिस्सा दे देता है। वो अपनी जो ओनरशिप है, वो जब तक जिंदा है वो अपनी ओनरशिप किसके पास रखता है, वो अपने पास ही रखता है। ये इनके ऊपर क्रिटिसिज्म में आएगा, ये इनके ऊपर सवाल आएगा, ठीक है, ये और स्कूल ऑफ थॉट आएगा एक, वो इनके ऊपर बात करेंगे। जी, अब आप सारी जो डिस्कशन है अभी तक की अगर उसको समझ पाए हैं तो वो डिस्कशन जो है वो हमें एक ही चीज बता रही है, और वो क्या है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, दैट इज द सेंट्रल इशू, दैट इज द सेंट्रल पॉइंट जो क्रिएट करता है मर्द और औरत के दरमियान अनइक्वल इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप। क्लियर होगी बात? जी,
नहीं, वो भी यही है, बस सॉल्यूशन में थोड़ा सा वो आ जाता है जी। और अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कि मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म जो है वो सॉल्यूशन क्या देती है, तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो हमें फौरन समझ आ जाएगी कि मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट के करीब सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन एक ही है, और वो है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जब तक इसके अंदर विमेन और मेन ये बराबर के हिस्सेदार ना बन जाए। बराबर के हिस्सेदार होने से क्या मुराद है कि जो जायदाद है उसकी मलकियत वो किसी मखसूस जेंडर के साथ अटैच ना हो। तो जैसे मार्क्सिज्म में होता है ना कि क्लास लेस सोसाइटी, एक कॉन्सेप्ट है, कौन सा जी, क्लास लेस सोसाइटी। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब लेबर क्लास बगावत कर देगी, रेवोल्यूशन लेके आएगी, किसके खिलाफ, कैपिटलिस्ट क्लास के खिलाफ, तो उसके बाद जो जायदाद होगी, जागीर होगी, प्रॉपर्टी होगी, उसके ऊपर कब्जा किसका हो जाएगा। तो लेबर क्लास वाले खुद बेचारे जो कि क्या हुए हैं, एक्सप्लॉइट हुए, तो इसीलिए वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी क्या कर देंगे, अबॉलिश कर देंगे। अबॉलिश करने से मुराद है कि वो जायदाद की जो मलकियत होगी वो किसी एक बंदे के नाम पर नहीं रहेगी, बल्कि वो पूरे के पूरे मुआशरे के नाम हो जाएगी। तो उसी चीज को माइंड में रखेंगे कि मर्द और औरत के दरमियान जब आपने रिलेशनशिप क्या करना है, बराबर करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो फसाद की जड़ है वो क्या है, वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसके अंदर से मर्द का जो इसके ऊपर क्या है, कब्जा है, वो कब्जा जो है वो खत्म करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें औरत और मर्द इन दोनों को उस क्लास लेस सोसाइटी की तरह, यहां जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो भी हमें क्या करनी पड़ेगी, क्लास लेस करनी पड़ेगी। यानी कि औरत और मर्द दोनों कलेक्टिवली, ज्वाइंटली, सोशली उसको क्या करते हो, ओन करते हो। क्लियर हो गया जी। तो ये अभी मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म जो है, ये मैं इसको ये नहीं कह रहा हूं कि ये कंप्लीट हो गया, लेकिन एज अ स्पेसिमेन, एज अ डिमॉन्स्ट्रेशन हमें क्लैरिटी हो गई कि जो भी बातें अब इसके अलावा रह गई है ना, वो इन्हीं के अंदर छोटी छोटी जिमनी बातें हैं, सेकेंडरी नेचर की बातें हैं, लेकिन जो प्राइमरी आर्ग्यूमेंट है उसको हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। तो आप लिबरल फेमिनिज्म, जो बच्चे नए आए हैं, आप लिबरल फेमिनिज्म का कल हमारा लेक्चर हुआ है वो भी सुन लीजिए, और जो आज का लेक्चर आपने लिया ये भी सुन लीजिए। तो ये आपके लिए एक एज अ एविडेंस काफी होगा कि ये सब्जेक्ट जो है ये असल में है क्या, और हमने इसको किस अप्रोच के साथ क्या करना है, टैकल करने। अब आज मैंने कल भी कोशिश की कि आप लोगों का जो अपना दिमाग है उसको यहां पर अभी हमने इस्तेमाल नहीं करना, हमने किसको इस्तेमाल करना है, जो पर्सपेक्टिव हमने पढ़ना है, हमने उसी पर्सपेक्टिव के मुताबिक देखना है कि कौन सी चीज गलत है और कौन सी चीज सही है। तो अब दोनों थ्योरीज एक सेकंड में रिवाइज कर लेते हैं। लिबरल फेमिनिज्म के करीब मर्द और औरत के दरमियान जो इनइक्वालिटी है उसकी वजह है कि दोनों की लैक ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज, और उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज। और मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के करीब मर्द और औरत के दरमियान इनइक्वालिटी क्यों है, बिकॉज ऑफ द ओनरशिप ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी इज विद द मैन। और इसको खत्म कैसे हम कर सकते हैं कि हमने जो इकोनॉमिक राइट्स हैं या जो इकोनॉमिक प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसकी जो ओनरशिप है उसके अंदर हमने किसको अटैच करना है, वुमेन को करना है। आई होप जी कि ये लेक्चर जो है काफी हद तक आप एज अ बिगिनर आपके लिए हेल्पफुल है एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट। थैंक यू जी, थैंक यू।